हेलो साथियों, नमस्कार। मैं विनोद कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं संकल्प सक्सेस पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हो? आशा और उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हमारी राजस्थान की पॉलिटी चल रही थी और उसके अंदर हमने आर्टिकल है वो कहाँ तक देख लिया भाई। आर्टिकल 158 हमारा चल रहा था। आर्टिकल 158 के अंदर दे रखा है राज्यपाल की या राज्यपाल के योग्य पद हेतु शर्तें दे रखी है राज्यपाल की। और इसी आर्टिकल 158 के अंदर हमने देखा आर्टिकल 1, 2, 3 और 4, हमने 4 आर्टिकल की बात की थी कि जो आर्टिकल 158 है इसके अंदर है वो आर्टिकल, जो सब आर्टिकल मिलेंगे आपको कितने, 4 आर्टिकल या सब आर्टिकल हम बोल सकते हैं मिलेंगे। और इसी के अंदर आपको जो आर्टिकल 3 है इसके अंदर एक और आर्टिकल मिलता है, आर्टिकल 158(3) के। तो आर्टिकल 2 तक तो हमने देख लिया, 158 2 तक। और आज हम फिर से आगे स्टार्ट करते हैं। तो भाई एक बार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के बीच में शेयर कर दीजिए। फिर स्टार्ट करते हैं राजस्थान के राज्यपाल के बारे में। राजस्थान के राज्यपाल, ये हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान का राज्यपाल। और इसके अंदर हमारा आर्टिकल चल रहा था 158। और 158 के अंदर हमने बात की आर्टिकल 158, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि राज्यपाल के पद के लिए या राज्यपाल पद हेतु क्या है शर्तें, क्या है साथियों, राज्यपाल पद हेतु शर्तें इसके अंदर दे रखी है। राज्यपाल पद हेतु शर्तें क्या होती है, शर्तें क्या क्या होनी चाहिए भाई। राज्यपाल पद हेतु शर्तें क्या क्या होनी चाहिए। राज्यपाल पद हेतु योग्यता तो हमने देखी, केवल 2 योग्यताएं मिलती है कि वह भारत का नागरिक हो और दूसरी 35 वर्ष वो आयु कंप्लीट कर चुका हो। और साथ में अगर एग्जाम के अंदर पूछा जाए, आपको अगर प्रश्न दे दिया जाए कि राज्यपाल की पद हेतु योग्यता कौन कौन सी है, ऑप्शन में मिल जाए आपको एक तो कि वह भारत का मूल नागरिक हो, उसकी जो अधिकतम आयु है 35 वर्ष हो, और ये एक दे दिया जाए कि वह लाभ के पद पर ना हो और वह किसी भी संसद का या फिर राज्य विधानमंडल का सदस्य ना हो। तो उसमें से योग्यता के अंदर पूछा जाता है तो योग्यता 2 ही मिलती है आपको। भारत का मूल नागरिक होना आवश्यक नहीं है, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। किसी भी देश का राज्यपाल है वो बन सकता है, लेकिन जिस समय राज्यपाल बने उस समय वो भारत का नागरिक होना चाहिए। और अधिकतम आयु की सीमा कोई नहीं है, अधिकतम आयु हमारे संविधान के अंदर नहीं दे रखी है, लेकिन हाँ राज्यपाल की न्यूनतम है वो आयु दे रखी है। न्यूनतम आयु होनी चाहिए भाई, कितनी वर्ष है, 35 वर्ष कंप्लीट है होनी चाहिए एक राज्यपाल के लिए, या राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। संविधान के अंदर केवल 2 ही योग्यता है, बाकी जो वह लाभ के पद पर ना हो या फिर वह संसद का या राज्य की जो विधानमंडल है उसका सदस्य ना हो, ये उनकी क्या है, शर्तें हैं। तो ये हमने देख लिया। और अब हम बात करेंगे भाई आर्टिकल 158 के अंदर हम बात करेंगे। आर्टिकल 2 देख लिया था जिसके अंदर लाभ का पद दे रखा था, और आर्टिकल 103 के अंदर बात करेंगे जिसके अंदर दे रखा है कि राज्यपाल है वो बिना किराया दिए आवासीय या शासकीय आवास का उपयोग है वो उठा सकता है। यानी राज्यपाल को सरकार की तरफ से रहने के लिए वो निवास स्थान दिया जाएगा या रहने के लिए मकान वगैरह दिया जाता है। तो इसमें लिखना है आपको कि राज्यपाल बिना किराया दिए, राज्यपाल बिना किराया दिए राज्यपाल बिना किराया दिए बिना किराया या फिर निःशुल्क किराया दिए, राज्यपाल बिना किराया दिए शासकीय आवास के उपयोग का हकदार होगा। शासकीय आवास के उपयोग का हकदार होगा। शासकीय आवास के उपयोग का हकदार होगा। और ये हमें जानकारी कहाँ मिलती है भाई, आर्टिकल 158(3) के अंदर दिया गया है कि राज्यपाल को सरकार की तरफ से क्या दिया जाएगा, एक रहने के लिए निवास स्थान या रहने के लिए मकान है वो दिया जाएगा जो बिना किराए का होगा, और वह उसके उपयोग के लिए क्या होगा भाई, हकदार होगा। इसी के अंदर हमें 3 पॉइंट में देखने को मिलते हैं
कि जो राज्यपाल की उपलब्धियों के बारे में या राज्यपाल के भत्ते के बारे में या राज्यपाल की जो विशेषताओं के बारे में हमें जानकारी मिलती है वो कहाँ से मिलती है, वो इसका निर्धारण है कौन करती है भाई, संसद करती है। कि राज्यपाल की उपलब्धियों, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे संविधान के अंदर राज्यपाल के लिए जो वेतन शब्द है ना, ये वेतन शब्द कहीं पर वेतन शब्द का उल्लेख नहीं है, वेतन शब्द का उल्लेख नहीं है। ये तो हम ऐसे ही यूज समझने के लिए यूज करते हैं, लेकिन इस वेतन के स्थान पर किसका उपयोग करते हैं भाई, उपलब्धियों का उपयोग करते हैं। उपलब्धियों का उपयोग किया जाता है, वेतन का कहीं पर है वो यूज नहीं हुआ है, संविधान के अंदर उल्लेख नहीं है वेतन का, तो ध्यान रख लेना। यहाँ पर देखो आपको मिलेगा कि राज्यपाल की उपलब्धियों भत्तों व विशेषाधिकारों का निर्धारण कौन करती है भाई, विशेषाधिकारों का निर्धारण कौन करती है, संसद करती है। विशेषाधिकारों का निर्धारण कौन करती है, निर्धारण संसद के द्वारा किया जाता है, संसद के द्वारा भाई क्या किया जाता है, संसद के द्वारा किया जाता है। यानी राज्यपाल की वेतन भत्ते और उनके जो भी विशेषाधिकार है उनका निर्धारण कौन करती है, उनका निर्धारण है वो राज्यपाल संसद के द्वारा उसका निर्धारण किया जाता है। यहाँ पर उपलब्धियों का मतलब यही है कि उसके वेतन का निर्धारण। दूसरी बात हमें जानकारी यहाँ से क्या मिलती है कि राज्यपाल की जो उपलब्धि भत्ते और जो विशेषाधिकार है ये हमारे संविधान के अनुसूची 2 के अंदर दी गई है। ये हमारे संविधान के किस में मिलती है भाई, इसका जो उल्लेख है वो दूसरी अनुसूची के अंदर दिया गया है। राज्यपाल के उपलब्धियों भत्तों व विशेषाधिकार का उल्लेख कहाँ पर मिलता है, विशेषाधिकार का उल्लेख दूसरी अनुसूची में मिलता है, दूसरी अनुसूची में दिया गया है भाई, दूसरी अनुसूची में है, ठीक है ना। राज्यपाल की देखो आर्टिकल 158(3) के अंदर दिया गया है। अगर एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए कि राज्यपाल बिना किराया दिए या निःशुल्क शासकीय आवास का उपयोग करता है किस आर्टिकल के तहत, तो यहाँ पर ध्यान रख लेना आर्टिकल 158(3) अगर ऑप्शन में दिया जाता है सब आर्टिकल, तो आर्टिकल 158(3) के तहत राज्यपाल बिना किराया दिए या निःशुल्क शासकीय आवास का उपयोग करने का हकदार होता है। राज्यपाल की उपलब्धियों भत्तों व विशेषाधिकारों का निर्धारण कौन करती है भाई, उनके विशेषाधिकारों का निर्धारण है वो संसद के द्वारा किया जाता है। और राज्यपाल के उपलब्धियों भत्तों व विशेषाधिकार का जो उल्लेख मिलता है वो संविधान के किस में मिलता है, वो संविधान के आपके मिलता है किसमें, संविधान के दूसरी अनुसूची में, इसका उल्लेख है वो दूसरी अनुसूची में मिलता है, संविधान की दूसरी अनुसूची में, ठीक है ना। आगे हम बात करें, एक नोट लगा के बात लिख लेना कि राज्यपाल को वेतन है वो कितना दिया जाता है, राज्यपाल को वेतन कितना दिया जाता है। यहाँ पे एक नोट लगा के बात लिख लेना कि राज्यपाल को जो वेतन दिया जाता है वो कितना मिलता है। वर्तमान में राज्यपाल को वेतन और वेतन का मैंने बताया भाई, वेतन तो हमें समझने के लिए शब्द ले काम में लेना है वेतन, लेकिन इसके जगह क्या पर लेना है, क्या काम में लेना है, उपलब्धि। यानी राज्यपाल को उपलब्धि या वेतन, ठीक है ना। कितना मिलता है राज्यपाल का वेतन, 3 लाख और कितना है 50,000 है। 3,50,000 राज्यपाल का वर्तमान के अंदर वेतन मिलता है भाई राज्यपाल को। और वेतन के स्थान पर ध्यान रख लेना शब्द उपलब्धि आ सकता है एग्जाम के अंदर, कहीं पर भी अगर उपलब्धि दिखे तो समझ जाना वो बात क्या कर रहा है, वेतन की कर रहा है।
और वेतन कितना है 3,50,000, 3,50,000। चलिए यहाँ पे एक बात और लिखनी है नोट लगा के कि जो राज्यपाल की वेतन है वो कहाँ से दिया जाता है, राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। राज्यपाल का जो वेतन है वो राज्य की संचित निधि से दिया जाता है और राज्यपाल की जो पेंशन है वो भारत की संचित निधि से मिलती है। राज्यपाल को जो वेतन है वो कहाँ से मिलता है भाई, एक नोट लगा के बात लिख लेना कि राज्यपाल को वेतन है वो कहाँ से मिलता है, राज्य की संचित निधि से। कहाँ से, राज्य की संचित निधि से क्या मिलता है भाई, राज्य की संचित निधि से वेतन मिलता है। और अगर मैं भत्ते की बात करूं, पेंशन की बात करूं, तो पेंशन कहां से दिया जाता है, भारत की संचित निधि से। भारत की संचित निधि से। और इसका उल्लेख हमें कहां पर मिलता है, किस संविधान के अंदर या किस आर्टिकल के अंदर जानकारी मिलती है कि जो राज्यपाल की पेंशन है वो भारत की संचित निधि से मिलती है और वेतन है वो कहां से मिलता है, राज्य की संचित निधि से। तो पेंशन की जो बात मिलती है वो हमें आर्टिकल 266(1) के अंदर मिलती है और जो वेतन है वो कहां से मिलता है, इसकी जानकारी है 266(2) के अंदर दे रखा है। आर्टिकल 266(2) के तहत राज्यपाल को वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है और राज्यपाल को पेंशन है वो कहां से मिलती है भाई, भारत की संचित निधि से मिलती है, भारत की संचित निधि से मिलती है। ये बात थी हमारे आर्टिकल किसकी, आर्टिकल आपके 158(3) की, आर्टिकल 158(3) की ये बात आर्टिकल 158(3) की थी। चलिए अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो भाई। और मैं बता देता हूं कि इतनी डिटेल से आपको कहीं पर नहीं मिलने वाला और बिल्कुल एक टू द पॉइंट किया जा रहा है। यानी अगर आप बना लेते हो ना नोट्स, अगर एक इनके नोट्स बना लेते हो तो आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन इससे बाहर देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि अभी तक तो हम राज्यपाल ही पढ़ रहे हैं और इतना डिटेल से पढ़ रहे हैं। तो अभी हमारी क्लास है वो लगभग देखी जाए तो 6 से 7 क्लास हो चुकी है और उसके अंदर अभी तक हमने आधा पढ़ा है, ठीक है ना। अभी तक तो हम आर्टिकल 158 के अंदर आए हैं और अगर अभी तक है वो बहुत कुछ पढ़ना बकाया भी पड़ा है। तो आप साथ के साथ अगर नोट्स बनाते हो तो बिल्कुल यहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है वो गलत नहीं होने वाला है। चलिए आगे बात करते हैं आर्टिकल 158(4) के अंदर क्या दे रखा है। आर्टिकल 158(4) में, आर्टिकल 158(4) में चलिए भाई आर्टिकल 158(4) के, ये ध्यान रख लेना 4 के, यानी आर्टिकल 158(4) तक तो हमने देखा था और आर्टिकल 158(4) के भी जोड़ा गया जो बाद में जोड़ा गया था। और ये बाद में कब जोड़ा गया, तो 7वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। किसको भाई, आर्टिकल 4 के को जोड़ा गया। यहाँ पे लिख लेना 7वें संविधान संशोधन है 1956 के तहत है वो किसको क्या किया गया, संविधान संशोधन के तहत है जोड़ा गया। 7वें संविधान संशोधन है, 7वें संविधान संशोधन है 7वें संविधान संशोधन है 1956 के तहत जोड़ा गया था। देखो इसके अंदर हमें जानकारी क्या मिलता है, इसको जोड़ा गया 7वें संविधान संशोधन है 1923। इस अनुच्छेद को किस में जोड़ा गया, 7वें संविधान संशोधन 1956 के, यहाँ पे 56 है, ठीक है ना भाई, 1956 के तहत जोड़ा गया था। और 1956 में हमने और भी पढ़ा था कुछ कि 1956 में आपके क्या हुआ, 1956 में वो राज्यपाल के राज प्रमुख का नाम चेंज कर दिया गया, राज्यपाल कर दिया गया था और लोकसभा की सीटों के अंदर भी वृद्धि की गई थी। इस प्रकार से हमने 1956 के तहत कुछ पढ़ा था।
और मैं बता देता हूं कि इसको है वो 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत जोड़ा, और इसके अंदर हमें जो जानकारी मिलती है वो क्या मिलती है कि भाई जब एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त कर दिया जाता है तो उसके पेंशन भत्तों की जो उसके जो वेतन का जो डिसाइड है वो कौन करता है, उसका जो वेतन डिसाइड करता है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा उसका निर्धारण किया जाता है। कि अगर एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उसके वेतन भत्तों का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है ना। जैसे भाई अगर कोई राजस्थान का राज्यपाल है, अगर उसको अतिरिक्त कार्यभार दे दिया जाता है, किसका, राजस्थान से, जैसे गुजरात का दे दिया जाता है, तो उसका फिर वेतन है वो ऐसे नहीं होगा कि जैसे कोई भी जैसे राज्यपाल है, ये राजस्थान का राज्यपाल है, ठीक है ना भाई, ये अपने राजस्थान का राज्यपाल है और इनको साथ में भाई अतिरिक्त भार दे दिया जाता है, किसका, गुजरात का, किसका दे दिया जाता है, गुजरात का। तो अब ऐसा नहीं होगा ना कि सारे जो उनकी पेंशन भत्ते हैं वो कौन है, उनके जो वेतन भत्ता है वो कौन देगा, राजस्थान देगा, ऐसे नहीं हो सकता। उसका निर्धारण कौन करेगा भाई, उसका निर्धारण है वो कौन करेगा, उसका निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। जिस प्रकार राष्ट्रपति चाहता है उसी प्रकार से वो निर्धारण करेंगे, ठीक है ना, उसी प्रकार से वो निर्धारण करेंगे। चाहे तो राष्ट्रपति इसको 40-60 के हिस्से में बांट सकता है, चाहे तो उसको 30-70 के हिस्से में बांट सकता है, और चाहे तो 50-50 के हिस्से में भी बांट सकता है। वो डिपेंड किस पे करता है भाई, वो डिपेंड करता है राष्ट्रपति के ऊपर। तो आर्टिकल अगर एग्जाम के अंदर आ जाए कि एक ही राज्यपाल को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त कर दिया जाता है तो उनके वेतन भत्तों का निर्धारण है वो, उनके वेतन भत्तों का उल्लेख है वो किस आर्टिकल के अंदर मिलता है, तो आप बता देना भाई किसके अंदर मिलता है। आर्टिकल 158 सब क्लोज 4K के अंदर मिलता है। कहाँ पर है, सब क्लोज 4K के अंदर हमें जानकारी इसके अंदर दी गई है। चलिए लिखिए इसको लिखना है, क्या लिखना है भाई, कि जब एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक अधिक राज्यों का 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, नियुक्त किया जाता है तो उनके वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करेगा भाई, उनके वेतन भत्तों का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है ना, कि अगर किसी राज्यपाल को एक राज्य से दूसरे राज्य का भी साथ में अतिरिक्त भार दे दिया जाता है तो उनके वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करती है भाई, उनके वेतन भत्तों का निर्धारण है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। उनके वेतन और भत्तों का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है अपने आदेश से। ठीक है ना। चलिए भाई, ये है ना, ये आर्टिकल 158 है, ध्यान रख लेना भाई, आर्टिकल 158 है। आर्टिकल 158 के अंदर ये बात दी गई है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 158 है, आर्टिकल 158(4) के अंदर। आर्टिकल 158(4) के अंदर क्या देखा है कि राज्यपाल के पदावधि के दौरान है वो राज्यपाल की उपलब्धियों के अंदर, या मैं बोलूं कि राज्यपाल के वेतन भत्तों के अंदर है वो कटौती नहीं की जा सकती भाई। राज्यपाल
जब अपनी पद की जब राज्यपाल है वो पद ग्रहण कर चुका है तो उसके कार्यकाल के दौरान मैं बोल सकता हूँ या उसकी पदावधि के दौरान राज्यपाल की वेतन भत्तों के अंदर या उपलब्धियों के अंदर है वो किसी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकती या लाभकारी परिवर्तन किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। ये लाभकारी परिवर्तन है नहीं किया जा सकता है। ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? आर्टिकल 158(4) के तहत ये जानकारी मिलती है। आर्टिकल 158(4) के तहत मिलती है कि राज्यपाल की उपलब्धियों व भत्तों में उनकी पदावधि के दौरान कमी नहीं की जा सकती। चलो भाई उतारो कि राज्यपाल आर्टिकल 158(4) के तहत राज्यपाल की पदावधि व राज्यपाल की उपलब्धियों व भत्तों में राज्यपाल की उपलब्धि व भत्तों में उनके पदावधि के दौरान है उनके पदावधि के दौरान क्या नहीं की जा सकती? पदावधि के दौरान कमी नहीं की जा सकती या कटौती नहीं की जा सकती, कमी नहीं की जा सकती, ठीक है ना, सकती है। यानी राज्यपाल जब अपने कार्यकाल के दौरान कार्यकाल के टाइम है वो राज्यपाल के पद से राज्यपाल के वेतन को या भत्तों को किसी प्रकार से उसके अंदर है वो कटौती नहीं की जा सकती है आर्टिकल 158(4) के तहत। या ब्रैकेट में लिख लेना भाई साहब कि उनकी लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। कहाँ से मिलती है जानकारी? 158 के तहत कि उनके पदावधि के दौरान उनके वेतन भत्तों के अंदर है भाई कटौती नहीं की जा सकती। चलिए भाई इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं। आर्टिकल 159 के अंदर क्या दे रखा है? आर्टिकल 159 चलिए आर्टिकल 159 या 159 की मैं बात करूं, आर्टिकल इसके अंदर दे रखा है कि राज्यपाल की शपथ का उल्लेख दे रखा है या राज्यपाल की प्रतिज्ञान का मैं बोल सकता हूं। राज्यपाल की प्रतिज्ञान या शपथ का उल्लेख कहां से मिलता है भाई? शपथ या प्रतिज्ञान का उल्लेख दे रखा है किसके अंदर है? आर्टिकल 169 के अंदर। आर्टिकल 159 के अंदर दे रखा है कि राज्यपाल की शपथ का उल्लेख है, ठीक है ना। कि अगर कोई भी राज्यपाल शपथ ग्रहण करता है, अगर कोई राज्यपाल जैसे राजस्थान का राज्यपाल है अगर वो शपथ ग्रहण करता है तो इसी राजस्थान के जो हाई कोर्ट के यानी संबंधित राज्य के जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश या फिर उनकी उपस्थिति के अंदर किसके द्वारा? उनकी उपस्थिति के अंदर जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं, कोई भी ज्येष्ठतम मैं बोल सकता हूँ ज्येष्ठतम या फिर वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होते हैं तो उनके द्वारा है वो क्या किया जाता है भाई? शपथ ग्रहण करवाई जाती है। किसके द्वारा?
कि अगर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हाँ कि जैसे राजस्थान का कोई राज्यपाल है वो शपथ ग्रहण करता है तो उस समय राजस्थान के जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं या फिर उनकी उपस्थिति में जो राज्य के वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं, हाई कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं, उनके समक्ष है वो शपथ ग्रहण करते हैं और अपना हस्ताक्षर करते हैं। ठीक है ना, अपना हस्ताक्षर करते हैं। चलिए लिखे, ध्यान रख लेना कि अगर अगर अपने हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित रहते हैं तो वरिष्ठ न्यायाधीश के द्वारा भी शपथ दिलाई जा सकती है। चलो लिखो इसमें, राज्यपाल पद ग्रहण से पूर्व संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के, या मैं हाईकोर्ट लिख सकता हूं, उच्च न्यायालय के या ब्रैकेट में हाईकोर्ट लिख लेना, के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेते हैं और अपने हस्ताक्षर सहित, और अपने क्या करते हैं भाई, और अपना हस्ताक्षर भी करते हैं, भाई। हस्ताक्षर करते हैं, ठीक है ना। कि आर्टिकल 159 के अंदर दे रखा है, 159 के अंदर दे रखा है कि राज्यपाल की प्रतिज्ञान या शपथ का उल्लेख, और इसमें दे रखा है कि राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व संबंधित राज्य के जो उच्च न्यायालय होता है उसके मुख्य न्यायाधीश या फिर उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष क्या करते हैं भाई, शपथ ग्रहण करते हैं और अपने हस्ताक्षर सहित करते हैं। ठीक है ना, अपने हस्ताक्षर सहित करते हैं, ठीक है ना। तो आगे हम इसी के अंदर देखें, अगर मैं इसको थोड़ा साफ कर लेता हूं, इसके अंदर देखें कि राज्यपाल की शपथ का प्रारूप क्या होता है। राज्यपाल की शपथ का प्रारूप क्या होता है? राज्यपाल की शपथ का प्रारूप, राज्यपाल की शपथ का प्रारूप इसी के अंदर है, आर्टिकल 159 के अंदर भी कंटिन्यू है। राज्यपाल की शपथ का प्रारूप, राज्यपाल की शपथ का प्रारूप क्या है कि मैं अमुक ईश्वर की शपथ लेता हूँ, या सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक, देखिए शपथ में क्या है, शपथ की अगर मैं बात करूँ प्रारूप का, शपथ का क्या है, शपथ का प्रारूप कि मैं
यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये ध्यान रख लेना कि मैं अमुक डैश 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 ईश्वर की शपथ लेता हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ या अगर कोई अलग अलग समाज से हो तो वो क्या बोल सकते हैं भाई, सत्य निष्ठा से, वो क्या बोल सकते हैं, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ, वो बोल सकते हैं आपके सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक यहाँ पे देखो कि मैं श्रद्धापूर्वक, यहाँ पे आप 3 पॉइंट लगा लेना। पहला पॉइंट है कि राज्यपाल मैं लेता हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक राज्यपाल के पद का कार्यपालन करूँगा, कि मैं राज्यपाल के पद का कार्यपालन करूँगा, कि मैं राज्यपाल के पद का कार्यपालन करूँगा या कर्तव्य का पालन करूँगा। ब्रैकेट में लिख लेना कर्तव्य का पालन, ठीक है ना, कर्तव्य का पालन करूँगा अपनी पूरी योग्यता से हाँ, राज्यपाल के पद का कार्यपालन करूँगा। और 2 नंबर पॉइंट में लिखना अपनी पूरी योग्यता से संविधान व संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण व प्रतिरक्षण, विधि का परिरक्षण, संरक्षण व तथा प्रतिरक्षण करूँगा, ठीक है ना। अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इनमें से शब्द को है वो क्रम वाइज सजाइए, तो सबसे पहले श्रद्धापूर्वक, फिर आएगा आपके कौन सा आएगा, श्रद्धापूर्वक के बाद में परिरक्षण हो गया, संरक्षण हो गया और प्रतिरक्षण हो गया। और मैं बता देता हूँ कि अभी जो एग्ज़ाम हुआ था आपका 2nd ग्रेड का SST का, तो उसके अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि इनको क्रम वाइज सजाइए, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान रख लेना, सबसे पहले श्रद्धापूर्वक आएगा, उसके बाद मैं बात करूँ तो कौन सा शब्द हो गया, परिरक्षण। अब देखो परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण। परि क्या होता है, परि पहले आती है, और प्रति मतलब बाद, या प्रति हम बोल सकते हैं, ठीक है ना, विपरीत भी बोल सकते हैं ना प्रति का, प्रतिलोम हम बोलते हैं, विपरीत जैसे विलोम शब्द के अंदर बोलते हैं। तो प्रति बाद में आएगा और परि क्या आएगी भाई, पहले। पापा की परि हमेशा पहले आगे रहती है, तो परिरक्षण पहले और प्रतिरक्षण है बाद में, बीच में हो गया आपका संरक्षण है। तो सबसे पहले अगर क्रम के अंदर बात करें तो सबसे पहले श्रद्धापूर्वक, फिर आएगा परिरक्षण और फिर आएगा संरक्षण, और फिर मैं बात करूं तो कौन सा हो जाएगा भाई,
प्रतिरक्षण हो जाएगा, प्रतिरक्षण हो जाएगा। आगे एक तीसरी लाइन और लिख लेना कि जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। चलो यहां पे मैं ऊपर लिख देता हूं ये अगर इतना उतार लिया तो यहां पे लिख देता हूं। तीसरा पॉइंट और लिख लेना आप भाई। पहला पॉइंट ये हो गया, राज्यपाल के पद का कार्यपालन करूंगा और अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा और जनता की सेवा और जनता की क्या करूंगा भाई, जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। जनता की सेवा और कल्याण में, जनता की सेवा और कल्याण में क्या रहूंगा, कल्याण में निरत रहूंगा, यानी तत्पर रहूंगा। ठीक है ना। जनता की सेवा और कल्याण में क्या रहूंगा भाई, तत्पर रहूंगा। और राज्यपाल की शपथ का उल्लेख है वो तीसरी अनुसूची में नहीं मिलता, ये ध्यान रख लेना। एक यहां नोट लगा के एक बात लिख लो भाई कि राज्यपाल की शपथ का उल्लेख, राज्यपाल की शपथ का उल्लेख सभी अनुसूची तीसरी में नहीं है। ठीक है ना। राज्यपाल की शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची में नहीं मिलता है। और राज्यपाल की शपथ में उल्लेखित शब्दों का सही क्रम, अभी देखो एक क्वेश्चन ये यहाँ से बनता है जो मैंने अभी बताया है। राज्यपाल की शपथ में उल्लेखित शब्द का सही क्रम, ये आप नीचे लिख लेना भाई इनको। एक मैं क्वेश्चन ये बना देता हूँ कि राज्यपाल की शपथ में उल्लेखित शब्दों का सही क्रम, शब्दों को सही क्रम में, सही क्रम या शब्दों का सही क्रम लिख सकते हो। शब्दों का सही क्रम, तो सबसे पहले क्या आएगा भाई, सबसे पहले अभी हमने देखा श्रद्धापूर्वक आएगा, श्रद्धापूर्वक सबसे पहले हो गया। और 2 नंबर की अगर मैं बात करूं तो क्या होगी, परी पहले आएगी, परिरक्षण पहले आ जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद में 3 नंबर में आ जाएगा संरक्षण, 3 नंबर में क्या आ जाएगा, संरक्षण। और प्रति शब्द से क्या आएगा भाई, प्रतिरक्षण हो गया लास्ट में। पापा की परियां पहले और प्रतिरक्षण बाद में। तो ये हमने भाई आज देखी राजस्थान की पॉलिटी, जिसके अंदर राज्यपाल और आर्टिकल 158 में दे रखा है राज्यपाल की पद के लिए शर्तें। और आर्टिकल 158 के अंदर हमने पढ़ा 4 आर्टिकल 158 सब क्लोज 1, 2, 3 और 4। 3 के अंदर भी एक सब आर्टिकल और मिलता है कि जो 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत जोड़ा गया था, जिसके अंदर हमें जानकारी मिलती है कि एक ही राज्यपाल को अगर 2 राज्यों का राज्यपाल नियुक्त कर दिया जाता है तो उनके जो भी पेंशन होते हैं, जो भी आपके वेतन भत्ते होते हैं, उनका निर्धारण कौन करती है भाई, उनका निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है, चाहे वो किसी भी अनुपात में करे, उन्हीं के आदेश पर है, सब कुछ होता है। ठीक है। फिर हमने आर्टिकल 158(4) देखा, तो जिसके अंदर हमें क्या मिलता है भाई, आर्टिकल 158(4) के अंदर मैं बात करूं तो इसके अंदर राज्यपाल की शपथ का उल्लेख दिया गया है या प्रतिरक्षा का उल्लेख हमें किस में मिलता है, आर्टिकल 158(4) के अंदर दे रखा है कि राज्यपाल की जो उपलब्धियों का या भत्तों का पदावधि के दौरान है वो किसी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकती है। ठीक है ना। ये आर्टिकल 158(4) के अंदर था। आर्टिकल 158(59) के अंदर यानी 159 के अंदर दे रखा है राज्यपाल की शपथ का उल्लेख या प्रतिज्ञान का उल्लेख आर्टिकल 159 के अंदर दे रखा है। और आर्टिकल 159 के अंदर ही राज्यपाल की
जो शपथ होती है उस शपथ का प्रारूप क्या है वो भी दे रखा है कि मैं अमुक ईश्वर की प्रतिज्ञा या ईश्वर की शपथ लेता हूँ या सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूँ कि मैं क्या नहीं करूँगा, मैं श्रद्धापूर्वक जनता की सेवा करूँगा और अपनी योग्यता से संविधान एवं विधि के अंदर परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूँगा और जनता की सेवा और कल्याण करूँगा। ये सब है वो हमने देखा है आज की क्लास में। और नेक्स्ट आर्टिकल भी हम पढ़ेंगे, 160 पढ़ेंगे भाई। 160 आर्टिकल के अंदर हम आर्टिकल की डिस्कस है वो अगली क्लास में करने वाले हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर अच्छा लग रहा है तो एक लाइक तो बनता ही है, और अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर इसी प्रकार से ये क्लास चलती रहेगी। और मैं बोल रहा हूँ कि बेस्ट क्वालिटी है वो बिल्कुल चल रही है अगर आप नोट्स बनाते हो तो। चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने माता पिता की सेवा करते रहिए भाई।